In the name of God, the most compassionate, the most merciful. अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत दयालु परम कृपालु है। महासचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, हमारी धार्मिक आस्था के साथ साथ पैगंबरों का आह्वान भी सभी इंसानों के अधिकारों की समानता पर आधारित है। जो मनुष्य को अधिक योग्य बनाता है वो है धर्म परायणता, यानी सत्यता, ज्ञान, पवित्रता और परोपकार। सभी दिव्य धर्मों और मानव विवेक का आधार ये सुनहरा सिद्धांत है। जो आप अपने लिए स्वीकार नहीं करेंगे उसे दूसरों के लिए भी स्वीकार ना करें। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। इस्लाम के पैगंबर ने कहा, तुम में से कोई भी तब तक सच्चा आस्तिक नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चाहता है वही दूसरों के लिए ना चाहे। संत हिल दी एल्डर ने तोराह का सार इस प्रकार व्यक्त किया, जो तुम्हें घृणित है वो अपने साथी के साथ ना करो। पूर्व की परंपराओं में भी केंद्रीय शिक्षा यही सिद्धांत है और कारण तथा विवेक पर आधारित धर्मनिरपेक्ष नैतिक विद्यालयों ने भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मान्यवर, क्या यही हमारे विश्व की स्थिति है? आइए पिछले 2 वर्षों पर विचार करें। इन 2 वर्षों में दुनिया ने गाजा में नरसंहार देखा, लेबनान में घरों का विनाश और संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का बार बार उल्लंघन देखा, सीरिया के बुनियादी ढांचे का विनाश देखा, यमन के लोगों पर हमला देखा, अपनी माताओं की बाहों में कमजोर बच्चों को जबरन भूखा मरना देखा, ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या देखी, राष्ट्रों की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए गुपचुप छापे देखे, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हुए और खुले तौर पर लोगों के नेताओं को निशाना बनाते हुए देखा। और ये सब पृथ्वी पर सबसे भारी हथियारों से लैस शासन के पूर्ण समर्थन के तहत और आत्मरक्षा के बहाने किया गया। क्या आप अपने लिए ऐसी चीजों को स्वीकार करेंगे? क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता को भंग करने वाला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ वास्तविक खतरा कौन है? मानव जाति के सुनहरे नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कौन है? मान्यवर, देवियों और सज्जनों, आप सभी गवाह हैं कि पिछले जून में मेरे देश पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के सबसे प्राथमिक सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में एक बर्बर आक्रमण हुआ। ईरान के शहरों, घरों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ ज़ायोनी शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई हमले ठीक उसी समय हुए जब हम राजनयिक वार्ताओं के मार्ग पर चल रहे थे। ये कूटनीति का गंभीर विश्वासघात और स्थिरता तथा शांति स्थापित करने के प्रयासों का विनाश था। इस दुस्साहसी आक्रामकता ने मेरे देश के कई कमांडरों, नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वैज्ञानिकों और बौद्धिक अभिजात वर्ग को शहीद करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और क्षेत्र में शांति की बहुत संभावना पर एक गंभीर प्रहार किया। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के ऐसे खतरनाक उल्लंघनों का सामना करने में विफल रहते हैं तो ये विचलन दुनिया को निगलने के लिए फैल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु सुविधाओं पर हमला, संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के नेताओं और विधिवत स्थापित अधिकारियों की हत्या का खुला प्रयास, पत्रकारों और प्रेस के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना और केवल अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के कारण सैन्य लक्ष्यों में परिवर्तित किए गए मनुष्यों की हत्या करना। फिर से, क्या आप अपने लिए ऐसे कृत्यों को स्वीकार करेंगे? इस व्यवहार से उन्होंने गाजा में कम से कम 35,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों को मार डाला है। उन्होंने उन्हें भोजन, पीने का पानी, दवा और उचित स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर दिया है। जिन लोगों ने ऐसे अपराध किए हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ईरान, जो पृथ्वी के सबसे प्राचीन सतत सभ्यता वाला राष्ट्र है, इतिहास के तूफानों के सामने हमेशा अडिग रहा है। इस राष्ट्र ने एक महान आत्मा और एक शाश्वत इच्छा के साथ बार बार प्रदर्शित किया है कि वो आक्रमणकारियों के सामने कभी नहीं झुकेगा। और आज भी अतिक्रमणकारियों के सामने ये विश्वास की शक्ति और अपनी राष्ट्रीय एकजुटता पर निर्भर होकर सीधा खड़ा है। इस 12 दिवसीय रक्षा में ईरान के देशभक्त और बहादुर लोगों ने आक्रमणकारियों के सामने उनके अहंकारी गणनाओं की भ्रांति और आत्मभ्रम को उजागर कर दिया। ईरान के दुश्मनों ने अनजाने में
पवित्र राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। सबसे गंभीर, लंबे समय तक चलने वाले और कुचलने वाले आर्थिक प्रतिबंधों, मनोवैज्ञानिक और मीडिया युद्ध और कलह बोने के निरंतर प्रयासों के बावजूद जैसे ही उनके मिट्टी पर पहली गोली चलाई गई, ईरान के लोग अपनी बहादुर सशस्त्र सेनाओं के समर्थन में एकजुट होकर उठे और आज भी वे अपने शहीदों के रक्त का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ मैं सभी ईरानी लोगों की ओर से उन सभी हस्तियों, राष्ट्रों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस युद्ध के दौरान ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। देवियों और सज्जनों, आज लगभग 2 साल के नरसंहार, बड़े पैमाने पर भुखमरी, कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर रंगभेद को बनाए रखने और अपने पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामकता के बाद उस शासन के उच्चतम सोपानों द्वारा ग्रेटर इजराइल की हास्यास्पद और भ्रमपूर्ण योजना को बेशर्मी से घोषित किया जा रहा है। ये योजना क्षेत्र के विशाल हिस्सों को समाहित करती है। मानचित्र ही ज़ायोनी शासन के वास्तविक इरादों को उजागर करता है, ऐसे इरादे जिन्हें हाल ही में इसके आपराधिक प्रधानमंत्री द्वारा खुले तौर पर समर्थन दिया गया है। इस शासन की आक्रामक साजिशों से दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है। ये स्पष्ट है कि ज़ायोनी शासन और उसके प्रायोजक अब केवल राजनीतिक माध्यमों से सामान्यीकरण से भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि वे नग्न बल के माध्यम से अपनी उपस्थिति थोपते हैं और इसे शांति के माध्यम से शक्ति कहते हैं। फिर भी ये ना तो शांति है और ना ही शक्ति। ये जबरदस्ती और धमकाने में निहित आक्रामकता के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक उज्जवल भविष्य के साथ एक मजबूत क्षेत्र के भीतर एक शक्तिशाली ईरान के साथ शक्तिशाली पड़ोसियों की कल्पना करते हैं। एक ऐसा भविष्य जिसमें हम क्षेत्र पर नरसंहार, विनाश और अस्थिरता थोपने वाली एक बड़ी परियोजना के खिलाफ एक साथ खड़े हों। एक ऐसा भविष्य जिसमें वास्तविक रक्षा सहयोग और खतरों के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। एक ऐसा भविष्य जिसमें मानवीय गरिमा और सांस्कृतिक विविधता को मूलभूत मूल्यों के रूप में संजोया जाता है। एक ऐसा भविष्य जिसमें संयुक्त निवेश और बुनियादी ढांचे तथा आधुनिक विज्ञानों के माध्यम से सामूहिक विकास साकार होता है। एक ऐसा भविष्य जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग आर्थिक स्थिरता के स्तंभ हों। एक ऐसा भविष्य जिसमें पर्यावरण को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। एक ऐसा भविष्य जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के रूप में माना जाता है। एक ऐसा भविष्य जो बल द्वारा थोपी गई शांति की खोज में नहीं, बल्कि शांति के माध्यम से प्राप्त शक्ति पर आधारित हो। ऐसे मजबूत क्षेत्र में हत्या और रक्तपात को कोई जगह नहीं मिलेगी। यही कारण है कि मेरा देश कई वर्षों से सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक रहा है। फिर भी जिनके पास स्वयं सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार हैं और जो एनपीटी के घोर उल्लंघन में अपने हथियारों को और भी घातक और विनाशकारी बनाते हैं, उन्होंने वर्षों से झूठे आरोपों के आधार पर हमारे लोगों पर दबाव डाला है। पिछले सप्ताह 3 यूरोपीय राज्यों ने, जो 1 दशक के बुरे विश्वास और उसके बाद सैन्य आक्रमण का समर्थन करके ईरान के गौरवशाली लोगों को घुटनों पर लाने में विफल रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारे पर दबाव, जबरदस्ती, थोपने और स्पष्ट दुरुपयोग के माध्यम से उन सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को ईरान के खिलाफ बहाल करने की मांग की जो पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। ऐसा करने में उन्होंने सद्भावना को किनारे रख दिया। उन्होंने कानूनी दायित्वों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने JCPOA से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी और यूरोप के उल्लंघन तथा पूर्ण अक्षमता के जवाब में ईरान द्वारा उठाए गए वैध उपचारात्मक उपायों को एक घोर उल्लंघन के रूप में चित्रित करने की मांग की।
उन्होंने खुद को समझौते के अच्छे पक्षकार के रूप में झूठा प्रस्तुत किया और ईरान के ईमानदार प्रयासों को अपर्याप्त बताकर उसका तिरस्कार किया। यह सब उस JCPOA को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं था जिसे वे खुद कभी बहुपक्षीय कूटनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। यह अवैध उपाय, जिसका सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों ने भी विरोध किया है, कोई अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं रखता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति प्राप्त नहीं करेगा। मैं इस सभा के समक्ष एक बार फिर घोषणा करता हूं कि ईरान ने कभी परमाणु बम बनाने की मांग नहीं की है और न ही कभी करेगा। हम परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं। यह हमारे सर्वोच्च नेता और धार्मिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए धार्मिक फरमान पर आधारित हमारी आस्था है। इसलिए हमने कभी सामूहिक विनाश के हथियारों की मांग नहीं की और न ही कभी करेंगे। जबकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भंग करने वाले इजराइल में हैं, लेकिन ईरान को उन कार्रवाइयों के लिए दंडित किया जा रहा है। एक कविता है जो लगभग यह कहती है कि दुनिया के एक तरफ कोई शांति भंग करने के लिए कुछ करता है और किसी और को उन कार्यों के लिए दंडित किया जाता है। देवियों और सज्जनों, इस्लामी गणतंत्र ईरान शांति और स्थिरता का स्वागत करता है। हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र और दुनिया का भविष्य सहयोग, विश्वास और साझा विकास पर आधारित होना चाहिए। इस ढांचे में ईरान अजरबैजान गणराज्य और आर्मेनिया गणराज्य के बीच शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है और आशा करता है कि इसका परिणाम स्थायी होगा और इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच बेहतर संबंधों का आधार बनेगा। ईरान यह भी आशा करता है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप रूस और यूक्रेन के बीच एक न्यायसंगत और स्थायी समझौता हो सकता है और इस संकट के कारण हुई मानवीय पीड़ा को सांत्वना मिल सकती है। ईरान दो भाईचारे वाले मुस्लिम देशों किंगडम ऑफ सऊदी अरब और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच रक्षा संधि का स्वागत करता है, जो पश्चिम एशिया के मुस्लिम राज्यों के सहयोग के साथ राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत है। अंत में ईरान कतर के खिलाफ इजरायली शासन की आपराधिक आक्रामकता की निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप कई फिलिस्तीनी और कतरी नागरिक शहीद हुए और कतर की सरकार और लोगों के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता घोषित करता है। देवियों और सज्जनों, हमने ईरानियों ने दुनिया में अपनी शक्ति परमाणु हथियार बनाकर और उनका उपयोग करके नहीं 20वीं शताब्दी में लाखों लोगों के नरसंहार से, न ही 21वीं शताब्दी में गाजा में बच्चों पर नरसंहार और भुखमरी थोपने से, और न ही ईरान के ऐतिहासिक साम्राज्यों के माध्यम से बढ़ाई है, बल्कि मानव भाईचारे की संस्कृति और रूमी, हाफिज, सादी जैसे सार्वभौमिक संतों के सहानुभूति के संदेश के माध्यम से बढ़ाई है, जिन्होंने 8 सदियों पहले घोषित किया था। मानव प्राणी एक ही सार और आत्मा की रचना में एक संपूर्ण के सदस्य हैं। यदि एक सदस्य को दर्द होता है तो अन्य सदस्य असहज रहेंगे। यदि तुम मानव पीड़ा के लिए सहानुभूति नहीं रखते तो तुम इंसान का नाम नहीं रख सकते। वे अपराधी जो बच्चों की हत्या करके धमकाते हैं, इंसान कहलाने के योग्य नहीं हैं। और निश्चित रूप से वे कभी भी भरोसेमंद भागीदार साबित नहीं होंगे। परोपकारिता और मानव भाईचारे की अपनी समय सम्मानित परंपरा पर भरोसा करते हुए ईरान सभी शांति चाहने वाले देशों के लिए एक दृढ़ भागीदार और भरोसेमंद साथी है। यह दोस्ती और साझेदारी क्षणभंगुर सुविधा पर नहीं, बल्कि गरिमा, विश्वास और एक साझा भविष्य पर आधारित है। हम ईरान के सीधे सादे लोग कानूनहीन लुटेरों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होकर हम पर थोपे गए अन्याय, भेदभाव और दोहरे मानदंडों को सम्मान के साथ पार कर चुके हैं। और आज एक अवसरोन्मुख दृष्टिकोण के साथ हमने ईरानी लोगों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि, हम ईरान के सीधे सादे लोग कानूनहीन लुटेरों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होकर हम पर थोपे गए अन्याय, भेदभाव और दोहरे मानदंडों को सम्मान के साथ पार कर चुके हैं।
और आज एक अवसरोन्मुख दृष्टिकोण के साथ हमने ईरानी लोगों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को एक आशापूर्ण भविष्य की ओर छलांग लगाने के लिए एक मंच में बदल दिया है। आइए हम सब मिलकर खतरों को अवसरों में बदलें। Thank you.